नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हमने एसएससी जीडी में आपको सफलता दिलाने के लिए जो सफलता सीरीज स्टार्ट कर दिया हूं, आज हम सफलता सीरीज में क्लास नंबर 5 को देखेंगे। ये पर डे एक क्लास है ना। नया साल के महीने भी छुट्टी ले लिया था, इसीलिए बीच में एक दिन क्लास नहीं आई है ना। तो भैया ये पर डे वाली सीरीज है, तो आज 5वां क्लास देख रहे हैं। जिनको भी एसएससी जीडी में अपनी नैया पार लगाना हो तो शुरू से अंत तक बिना किसी बातों को स्किप किए हुए जरूर देखा कीजिए। ठीक है भाई, मैं उतना ही बात करता हूँ जितना एग्जाम के लिए आवश्यक हो, और वही बात करता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। इस बात से आप भी भली भांति परिचित होंगे, है ना। तो 1 घंटे की क्लास मतलब कहीं और का 6 घंटे का क्लास। तो आराम से इत्मीनान के साथ पढ़िए और अपनी जो है ज़िंदगी में जो चीज़ करना चाहते हैं कीजिए, सफल होइए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। अगर हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए तो ये जो मोबाइल नंबर है इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करके कंटेंट को बाय करना होता है ना। हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है बिहार एसएससी पुलिस दरोगा, इनके अलावा एसएससी के प्रे से लेकर के मेंस तक, चाहे आपको सीजीएल मेंस ही टारगेट करना हो। इनके अलावा रेलवे की विभिन्न एग्जाम, तो जैसे जैसे आपकी रिक्वायर्ड है आप लोग ले सकते हैं। और यही कंटेंट के बदौलत आज 149 फाइनल सेलेक्टेड है। किस ऑफिस में बैठे हैं ये मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। और ये अभियान जारी रहेगा, ठीक है भैया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप लिंक से भी कंटेंट को बाय कर सकते हैं व्हाट्सएप पे जाके। चलिए पहला, जैसा कि इस सीरीज में कुछ एक दिन मैं ये भी करता हूँ कि पहले क्यूज फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। तो पहले मैं क्यूज करूँगा 25 क्वेश्चन का फटाफट, इसके बाद हम मेन क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, बैंकर्स चेक किसे कहा जाता है? डिमांड ड्राफ्ट को कहा जाता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में हमेशा कौन सा दर कम रहेगा? तो आप कहेंगे जो रिवर्स रेपो रेट है ये दर हमेशा कम रहेगा तुलना में रेपो रेट के। ऐसा क्यों होता है कि रिवर्स रेपो रेट पे ब्याज कौन चुकाता है? तो ब्याज चुकाता है आरबीआई, मतलब आरबीआई कर्ज लेता है रिवर्स रेपो रेट के अनुसार। और रेपो रेट से ब्याज कौन चुकाता है? कमर्शियल बैंक चुकाता है, अर्थात आरबीआई लोन देते हैं रेपो रेट से और लोन लेते हैं रिवर्स रेपो रेट से। नाम से स्पष्ट है, बैक रेपो रेट, है ना। तो हमेशा रिवर्स रेपो रेट के तुलना में कम होंगे, तभी तो फायदा में रहेगा ना आरबीआई भाई। इनके अलावा आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? H2SO4 को कहा जाता है। H2SO4 को रसायन का राजा भी कहा जाता है सर, है ना। रसायन का राजा भी कहा जाता है। कोई बच्चा एक्वारेजिया सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। अम्लराज है, इसमें भी राज शब्द है, लेकिन ये इसे एक्वारेजिया कहते हैं अपन अंग्रेजी के अंदर, एक्वारेजिया, है ना। इनके अलावा ये बनता है भाई HNO3 और HCl के संयोग से, जो सोना और प्लेटिनम जैसे महंगी धातु को घोलने के लिए लिक्विड तैयार की जाती है। तो ये एक अलग चीज है। H2SO4 अलग चीज है, ये अम्ल है जो आपके कहाँ पे बैटरी वगैरह में भी इस्तेमाल होती है। मणिपुर में लोकसभा की कुल कितनी सीट है? 2 गो है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आए दिन आप मैतई समाज का नाम सुने हैं ना, अभी भी चल रहे थे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मणिपुर का। इनके अलावा ओडिसी नृत्य, है ना, पद्म विभूषण, ओडिसी नृत्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले प्रथम कौन थे भैया? नर्तक या नर्तकी? तो ये गुरु केलुचरण महापात्रा। गुरु केलुचरण महापात्रा कौन से संस्था को फाउंड किए थे? तो आप कहते हो सृजन नामक संस्था को फाउंड किए थे। ये कहाँ पे है? ये ओडिशा के अंदर ही है सृजन। जैसे आपका कथक नृत्य सेंटर है, नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र कनक रेले का मुंबई में है, वैसे ही इनका एक है सृजन। ये सब अपने पैरासीटामोल ई बुक में भी मिलेगा। और ये सारे के सारे जो क्यूज फॉर्मेट देख रहे हैं, ये पैरासीटामोल 500 का ही मटेरियल है जो सुसज्जित वे में सजाया गया है फाउंडेशन बनाने के लिए, है ना। भारत में श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में मानी जाती है? गुजरात। श्वेत क्रांति किससे संबंधित होंगे? मिल्क से। इनसे संबंधित कार्यक्रम को और क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड यानी बाढ़, ठीक है। इनके सूत्रधार कौन होंगे? वर्गीज कुरियन होंगे, है ना, वर्गीज कुरियन होंगे। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा जो है रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से था? काकतीय वंश से, काकतीय वंश। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम पॉपुलेटेड मेट्रो सिटी कौन से हैं? तो सबसे कम पॉपुलेटेड मेट्रो सिटी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के अंदर चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। देखिए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता,
चेन्नई। इन तीनों में से सिर्फ दिल्ली का नाम अभी भी दिल्ली है, बाद बाकी सभी का नाम बदले गए हैं। कलकत्ता से बन गया कोलकाता, मद्रास से बन गए चेन्नई और बम्बई से बन गए मुंबई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला टेनिस खिलाड़ी कौन है? टेबल टेनिस खिलाड़ी, माफ कीजिएगा, महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है जिन्होंने सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे हम 2021 से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते हैं, तो ये है मनिका बत्रा। ये काफी जो है देखने में सुंदर है ना, सुंदर है तो तारीफ करनी बनती है भाई, है ना। इनके अलावा जो अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया था, ये चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को दिया गया था। कल के शाम जो है आपका 2024 वाला भी खेल अवार्ड का घोषणा हो चुका है, तो जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है, या फिर राजीव गांधी कहिए तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये डी गुकेश को दिया गया है, जो शतरंज के खिलाड़ी है और दुनिया में सबसे कम उम्र के चैंपियन बन गए हैं, है ना। इनके अलावा हरमनप्रीत सिंह है, हॉकी के खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत सिंह, इनको भी दिया गया है। इनके अलावा प्रवीण कुमार को भी दिया गया है कि हाँ, प्रवीण कुमार को दिया गया है, पैरा का खिलाड़ी है, पैरा एथलेटिक्स है प्रवीण कुमार, इनका नाम है प्रवीण कुमार, है ना, प्रवीण नाम है इनका। इनके अलावा एक को और दिया गया, देखिए मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वो मैडम मनु भाकर को दिया गया है ना, मनु भाकर को भी दिया गया है, जिन्होंने इस ओलंपिक में 2 मेडल प्राप्त किए हैं, एगो कंबाइंड रूप से, एगो व्यक्तिगत रूप से। पृथ्वी के भूपटल पे सबसे अधिक पाए जाने वाले धातु तत्व कौन सा है? खाली तत्व कहेगा तो आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे धातु यानी मेटल वाला फॉर्मेट में होना चाहिए, इसीलिए आंसर एल्युमिनियम है ना। पृथ्वी अपन 3 लेयर में बटे होते हैं, भूपटल, मेंटल और क्रस्ट, है ना। क्रस्ट, मेंटल और कोर होता है, माफ कीजिएगा, क्रस्ट को भूपटल कहते हैं, मेंटल बीच वाला हो जाता है और सबसे नीचे वाले को कोर कहते हैं या क्रोड कहते हैं या गुरुमंडल कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 44 अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। एक ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे हर वक्त जो है लगा ही रहता है पहले से? तो आर्टिकल 44, ये है गोवा, है ना। प्रारंभ में मौर्य साम्राज्य कितने प्रांत में विभाजित थे? 4। जब कलिंग जीत लिया गया तो कितने प्रांत में हो गए? 5, है ना। कलिंग युद्ध किसके बीच में हुआ था? कौन भाग लिए थे? मौर्य सम्राट अशोक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में नामांकित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नीता अंबानी भैया। कृषि के साथ साथ पशुपालन को क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि। कम क्षेत्र में ज्यादा पैदावार के उद्देश्य से सर्वाइव करने के लिए की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? सघन कृषि, है ना। इसके अलावा झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि। कल का पहला क्वेश्चन जरूर देख लेना, जो आपका CGL मेंस का क्लास नंबर 17 आया था। आपको बताता हूँ, जितना भी क्लास पढ़ाता हूँ जरूर देखिए, बहुत लिमिट पढ़ाता हूँ मैं, है ना। और जो झूम कृषि है वो GD में पूछते हैं, तो मैंने वहां पे अच्छे से आपको सभी राज्य और कहां पे क्या कहा जाता है बताया हूं। वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले किस देश के हैं? अमेरिका के नाम है इनका, है ना। इनके अलावा मनुष्य के कितने जोड़ी लार ग्रंथि होती है? 3 जोड़ी। कितने जोड़ी क्रोमोसोम होती है? 23 जोड़ी। कितने जोड़ी पसलियां होती है? 12 जोड़ी। ये सब ध्यान रखेंगे। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। इस पुस्तक की भाषा क्या है? मराठी। जनगणना 2011 के अनुसार मराठी भाषा बोलने का क्रम क्या है इंडिया में? तीसरा, हिंदी और बांग्ला के बाद। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं? आयरलैंड से, आयरिश संविधान से। और क्या आपको मिलेगा? DPSP मिलेगा सर। और क्या मिलेगा? राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन मिलेगा राष्ट्रपति के द्वारा। चंद्रगिरी का किला किस राज्य में है? MP में है। उदयगिरी का किला कहाँ पे है? ये भी MP में है ना। इसके अलावा भीमबेटका का गुफा कहाँ पे है? ये आपका MP में है। बाघ गुफा कहाँ पे है? ये भी MP में है। सांची का स्तूप कहाँ पे है? MP में है। धमेख स्तूप कहाँ पे है? UP के अंदर हो जाएगा, ठीक है भैया। इसके अलावा हम चलते हैं आगे। प्रसिद्ध मौनी और बौद्ध। अच्छा, उदयगिरी का जो गुफा है ना, वो MP और उड़ीसा दोनों जगह है, जिनके मन में आ रहा हो। प्रसिद्ध मौनी और बौद्धा लोक नृत्य, ये महाराष्ट्र संबंधित है ना। अगस्त 2023 में आयरलैंड के दौरे से T20 टीम के भारतीय के कप्तान कौन थे? जसप्रीत बुमराह। इसे जो है VBI कर लेंगे, जिनको CGL मेंस और GD देना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं, है ना। यहीं पे लिख लो, चाणक्य के डायरी में ये पूछने जाने वाले क्वेश्चन है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जसप्रीत बुमराह एक ऐसा खिलाड़ी है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो पुरुष वाला हुआ था अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, वहां पे मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए हैं, तो इस वजह से भी चर्चा में। तीसरी बात, टेस्ट क्रिकेट के 1 ओवर में अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक 35 रन बनाने का रिकॉर्ड भी इनके नाम। तो बहुत सारे रिकॉर्ड है इनके नाम। अपने अक्ष पर सबसे कम समय में चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? देखिए, अपने ही अक्ष पे सबसे कम समय में रोटेट होने वाला है जुपिटर, और सूर्य का सबसे कम समय
समय में रोटेट करने वाला है बुध, तो बुध बृहस्पति याद रख लेंगे। देखिए सूर्य को रोटेट करने वाले जो ग्रह हैं, जो जितना नजदीक में हो उतना कम समय लेगा, तो बुध सबसे नजदीक में है, इसीलिए सूर्य का परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। लेकिन अपने अक्ष पे बात आएगा तो सबसे कम समय में बृहस्पति हो करते हैं अपने अक्ष पे, और सबसे अधिक समय में शुक्र ग्रह जो है ना अपने अक्ष पे रोटेट होते हैं, है ना। इनके अलावा साहिबी नदी किस पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है? अरावली से निकलती है। डेजर्ट ईगल अभ्यास भारत और यूएई के बीच में होती है। नदियों के आधार पर हिमालय के बंटवारा में सबसे अधिक लंबाई वाली क्षेत्र कौन सी है? नेपाल हिमालय। 4 प्रकार के बताए थे, पंजाब हिमालय, इसे हिमाचल हिमालय या कश्मीर हिमालय कहिए, तीनों एक के होता है। फिर आपका कुमायूं हिमालय होता है, फिर आपका नेपाल हिमालय होता है, और फिर आपका असम हिमालय होता है। तो इन चारों में सबसे लंबा क्षेत्र जो है ये नेपाल हिमालय का है, ठीक है। अब आते हैं क्लास पे, ये तो था आपका क्यूज फॉर्मेट में। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला को गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2024 का गोल्डमैन पुरस्कार आलोक शुक्ला को हंसदेव वन, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ के अंदर है। VVI कर लेंगे सर, नंदन कानन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो क्या ये नहीं आ सकता है? ये तो पुरस्कार दिलाया है भाई है ना। तो ये आपका कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय है ना मेधा पाटेकर, जो पर्यावरण एक्टिविस्ट थी, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी जुड़ी थी। ये भी आपसे पूछा जाता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी रही? चिपको आंदोलन से कौन जुड़े रहे या रही, है ना। तो नर्मदा बचाओ से आपका मेधा पाटेकर, चिपको से कौन रहे? सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। तीसरी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से अमिताभ बच्चन को दिए जाने की बात हो रही है। 2023 में आशा भोसले जी को दिया गया था, और 2022 में प्रथम एडिशन जो है नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया था। देखिए मोदी साहब को जितने भी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं उनके बारे में मैं नीचे झलक दिखाऊंगा, आपको जो है जरूर से जरूर थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि मोदी साहब का अवार्ड आपके एग्जाम में आने वाली है ना। देखिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 AR रहमान को, पद्मिनी कोल्हापुरी को, रूप कुमार राठौड़ को और रणदीप सिंह हुड्डा को दिया गया है। 2023 में यह पुरस्कार विद्या बालन, आशा भोसले और पंकज उधास को दिया गया था, जो CGL के एग्जाम में पंकज उधास को पूछे भी गए थे कि इनको जो है मास्टर दीनानाथ पुरस्कार 2023 निम्न में से किसे दिया गया था? एक ऑप्शन पंकज उधास भी था। देखिए इस क्वेश्चन में जो दीनानाथ या लता मंगेशकर वाली पुरस्कार है, ये कई फॉर्मेट के होते हैं, जिसको मैं अच्छे से SSC CGL मेंस क्लास नंबर 16 या 15 में समझा दिया हूं। हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है, देख लीजिएगा, नहीं तो आपको लगेगा मैं सही करके आया हूं, वहां जाके हो जाएंगे आप गलत, ठीक है। क्योंकि मास्टर दीनानाथ अवार्ड अलग है, लता दीनानाथ अवार्ड अलग है, MP का लता मंगेशकर पुरस्कार अलग है, महाराष्ट्र का लता मंगेशकर पुरस्कार अलग है, नाम भले मैच कर रहा हो, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की शुरुआत 2013 में हुआ था। ये किस लिए दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण हेतु दिया जाता है, ठीक है। बिश्नोई समाज राजस्थान में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? बिश्नोई समाज राजस्थान में पाए जाते हैं, बिश्नोई समाज, है ना। इनके अलावा खेजरी के वृक्ष को प्रोटेक्शन वाला वो जो है आंदोलन है। इनके अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में दी जाने वाली अन्य पुरस्कारों में ग्लोबल 500 पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी मित्र अवार्ड, डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्यजीव अवार्ड। सलीम अली कौन थे? कोई भी बच्चा, सलीम अली कौन थे? है ना, सलीम अली जो है बर्डमैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं इंडिया के अंदर। अगला है मोदी साहब का जो अवार्ड है ना, इनके बारे में मैं बताया कि अभी मैं बताऊंगा। देखिए मोदी साहब को जो अवार्ड मिला है, कौन से देश का कौन सा अवार्ड मिला है ये आपको याद रखना है। फ्रांस का मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ऑर्डर ऑफ नाइल, तो इसे नील नदी से पकड़ लेंगे, है ना। नील नदी कहाँ पे है? मिस्र की देन कहलाते हैं नील नदी को, है ना। तो मिस्र का है, तो इसे हम ऐसे ही याद रख लिए कि भाई मिस्र का मिला है, याद रखने की जरूरत नहीं है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इसमें फिजी दिख रहा है शब्द, इसीलिए ये आपको नहीं पूछेगा, है ना। बहुत चालाक होता है एग्जामिनर, ठीक है। इसमें फिजी दिख रहा है तो फिजी का अवार्ड आपसे क्यों पूछेगा? फ्री का नंबर देगा आपको, इतने भी फ्री का नहीं देगा वो, ठीक है। तो ये नहीं पूछेगा। ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द अवार्ड ऑफ लोगुहू, है ना, ये पापुआ न्यू गिनी का है, इसे पकड़ लेंगे। एवाकल अवार्ड पलाऊ देश देते हैं, ये पकड़ लेंगे। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्लाइपो, अब देखिए ऐसा जो नाम है ना ये भूटान में है ना, ड्रूक ग्लाइपो, है ना, ये आपको कहाँ पे? भूटान में है। इनका राजा का नाम ही जिग्मे खेसर है ना। तो ये भी आप पकड़ लेंगे, तो इसे भी याद करने की जरूरत नहीं है। लीजन ऑफ मेरिट याद करने की जरूरत है, किस देश के द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी अमेरिका पे अमेरिका नहीं लिखा है। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनेसांस बहरीन, इसे भी
याद करना है ना। तो इस प्रकार से जो भी अवार्ड हैं, है ना, आपको जरूर याद रखना है। रूस के साथ पुतिन ने 2019 में घोषणा किए थे ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, लेकिन 2024 में रिसीव हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ अवार्ड हैं जो आपके मोदी साहब को दिए गए हैं। ये देश के अलावा और भी कई संस्था है जो इन्हें अवार्ड दे, जैसे सियोल शांति पुरस्कार कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, 2018 में मिला था, है ना। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में मिला था, तो इसे भी याद रखेंगे। फिलिप कोटलर 2019 में मिला था, है ना। चलते हैं आगे। अब जो कंटेंट लेंगे वो तो उनको मिल जाएगा, जो नहीं लेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया, काम आएगी। भारत और म्यांमार की सीमा पर भारत सरकार का कौन सा बल कार्य करता है ना। तो भारत और म्यांमार पे बीएसएफ काम करता है ना। बीएसएफ जो है, बीएसएफ के जिम्मेवारी में म्यांमार का सीमा दिया गया है ना। इसके अलावा पाकू का सीमा दिया गया है अपना पाकिस्तान का, और बांग्ला का देश का सीमा जो है दिया गए हैं। तो ये तीनों जो देश है ना, यहाँ के जो बॉर्डर है वहाँ हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, बीएसएफ प्रोटेक्ट करता है। आप लोग जीडी निकालोगे, बीएसएफ बनोगे, सीएसएफ बनोगे, है ना। भारत में नेपाल के सीमा पे एसएसबी जो है हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सशस्त्र सीमा बल। भारत चीन के सीमा पे आईटीबीपी तैनात होते हैं, है ना। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, इन पे बीएसएफ जो है कार्य करते हैं, है ना। अपनी सीमा रेखा से भी आपको काफी क्वेश्चन जानना होगा आपके एग्जाम के लिहाज से। तो आगे एक क्वेश्चन है, वहां पे मैं अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। एनएसओ दो संस्थाओं को मिलाकर बनाया है, इस तीसरी बार बता रहा हूं, याद रखना कौन से दो संस्थे थे। तो एनएसएसओ नमूना सर्वेक्षण, है ना, नमूना सर्वेक्षण एनएसएसओ और सीएसओ दोनों मिलके बन गए एनएसओ। कब बन गया, 2019 के अंदर, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है 2021 में भारत की समग्र साक्षरता दर कितनी है। तो भारत की समग्र साक्षरता दर 77.7% एनएसओ ने जो है अपनी रिपोर्ट में भारत की लिटरेसी रेट बताया है ना भैया। इनके अलावा जनगणना 2011 में भारत की लिटरेसी रेट जो है जनगणना के अनुसार 74.04 था, मेल वाला 82.14 और फीमेल वाला 65.46 था। अब एनएसओ रिपोर्ट को देखते हैं, जिसमें अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरल का था जनगणना के अनुसार, और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का था, फिर और सबसे कम बिहार का था। फिर भी मैंने आपको बताया है कि देश में ओवरऑल सबसे कम कहेगा तो बिहार का, और ओवरऑल सबसे अधिक कहेगा चाहे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, फिर भी केरल ही आंसर होगा, क्योंकि लक्षद्वीप का 91.6% ही था, जबकि केरल की लिटरेसी रेट मोर देन 96% थी, है ना। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और सीएसओ को मिला के बना दिया गया एनएसओ, मैंने अभी बताया है। एनएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक साक्षर राज्य, इसमें भी केरल को ही दर्शाया गया है, जहां पे 96.2% जो है लिटरेसी रेट दर्ज की गई है। एनएसओ ने 66.4% साक्षरता दर के साथ आंध्र प्रदेश को सबसे कम साक्षरता वाला राज्य घोषित किया है। अब देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी विरोधाभास उत्पन्न हो रहे हैं, और बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन बिहार टिक करके आ जाएंगे, यहाँ पे 2.5 नंबर अपना जो है एग्जामिनर को गिफ्ट दे करके आ जाएंगे। जब वो पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू एनएसओ देश में सबसे कम पढ़े लिखे राज्य कौन से हैं, तो वहाँ पे तो बिहार होगा अगर जनगणना के अनुसार बात करें तो, लेकिन यहाँ पे एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश को घोषित किया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। ये देश में सबसे 5 पढ़े लिखे राज्य एनएसओ के अनुसार, जो केरल है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश और असम है, ये 5 को जो है ना टॉप पढ़े लिखे राज्य हैं देश में। इनके अलावा अगर जनगणना की बात कर लें, जनगणना 2011 के अनुसार, तो देश में टॉप पढ़े लिखे राज्य किसको किसको बताया था, केरल को बताया था, 2 नंबर पे हमने मिजोरम को बताया था, है ना, मिजोरम को, और 3 नंबर पे हमने गोवा को बताया था। ये महिला चाहे पुरुष दोनों में बताया था। इनके अलावा आरोग्य संजीवनी योजना की अधिकतम आयु कितनी होती है। अब आरोग्य का मतलब ही होता है इलाज करके लाभ प्राप्त करना, ठीक है, तो इसका मतलब चिकित्सित वाला होगा, है ना, स्वस्थ वाला होगा। तो आरोग्य संजीवनी योजना की अधिकतम आयु वर्ष 65 वर्ष है। अटल पेंशन योजना में लाभार्थी की उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लाभार्थी की उम्र 18 से 50 वर्ष रखे गए हैं। इसमें 2 लाख रुपए की बीमा कराई जाती है, रिस्क कवर। इनके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष लाभार्थी की एज होनी चाहिए, और इसमें भी 2 लाख रुपए की जो है आपका दिया जाता है रिस्क कवर। सुकन्या समृद्धि योजना, जो 10 वर्ष तक के बच्चों, जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनके जो है खोले जा सकते हैं। मेरी खुद छोटी वाली बेटी का जो है खुलाना है ना भैया। इनके अलावा प्रधानमंत्री किसान मानधन
धन योजना में उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और जो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना है इसमें जो है न्यूनतम पेंशन की राशि कितने हैं, तो 3000 से कम नहीं हो सकते, ज़्यादा हो सकते हैं आपके मानदेय के अनुसार कि आपने जमा कितने करा है। ठीक है, ये लेकिन 60 वर्ष की उम्र जब आपके पूर्ण हो जाते हैं तभी ये पेंशन आपको प्राप्त होती है। लेकिन इसकी लाभ उठाने के लिए, अर्जी लगाने के लिए, इसमें अपना जो फंडिंग करने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। हाल में ही भारतीय नौसेना के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, एडमिरल DK त्रिपाठी साहब को जो है भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। हाल में ही भारतीय नौसेना के नई प्रमुख एडमिरल DK त्रिपाठी का चुनाव हुआ जो R हरि कुमार साहब का स्थान लेंगे। ठीक है, हाल में ही राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए अध्यक्ष B श्रीनिवासन बने हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। B श्रीनिवासन जो है इन्हें ध्यान रखेंगे, ये NSG के नए जो है आपका क्या बने, प्रमुख बने हैं। इनके अलावा अप्रैल 2024 में आइसोचेम के नए अध्यक्ष संजय नायर साहब को बनाया गया था। हाल में ही 16वें वित्त आयोग में अध्यक्ष का जो है बात हो गई है, हालांकि ये जो है 5-6-7 महीना हो गया। अरविंद पनगड़िया साहब ये योजना आयोग में प्रथम अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे थे, माफ कीजिएगा। अप्रैल 2024 में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार शेफाली सरन ने संभाली, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। RBI के नए अध्यक्ष संजय मल्होत्रा साहब, CGI इंडिया का 51वें नंबर का चंद्रचूड़ साहब के बाद संजीव खन्ना साहब, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू के जगह संजय मूर्ति साहब। तो ये कुछ नए अपॉइंटमेंट है, हालांकि ये अभी आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन भैया एग्जामिनर है, वो 15 दिन पहले के भी बात पूछ सकता है, तो याद रखने में, ध्यान रखने में हमारा कहा जाता है। चलिए अगला है संजय मल्होत्रा RBI में गवर्नर बनने से पहले क्या थे, ये भी क्वेश्चन पे मैं बहुत जोर डाल रहा हूँ, इसे भी लिख लो कहीं, ये भी आपके एग्जाम में आवेगा। ये जो है राजस्व सचिव हुआ करते थे, ठीक है ना। इसके अलावा फिक्की के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल को बनाया गया है, इन्होंने अनीस शाह का जो है स्थान लिए हैं। साजी केबी ये नाबार्ड में अध्यक्ष बने हुए हैं 2022 से, ये राजू चिंताला साहब का स्थान लिए थे। SSB के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद बने हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ एक नए अपॉइंटमेंट जो आपके एग्जाम में आ रहा है। तिराप और नोवा नदी भारत के किस राज्य में बहते हैं, तो तिरप और नोवा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में बहते हैं। सुबनसिरी धनश्री नदियाँ असम राज्य में प्रवाहित होती है। सुबनसिरी नदियाँ जो है ये ब्रह्मपुत्रा का ही सहायक नदी है। कल मैंने ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज इनको जो है अच्छे से बता दिया हूँ, चाहे वहाँ स्थानीय भाषा में नाम हो, किस ग्लेशियर से निकलती है, किस किस राज्य में बहती है, कहाँ पे एंट्री मारती है, कितने देशों से बहती है, कितनी लंबी है, कौन कौन से सहायक नदी है। तो जो कल जो क्लास आया था आपका क्लास नंबर 17 जरूर देखिएगा, ठीक है, CGL मेंस वाला। देखिए आधा बच्चे क्यों बर्बाद है, आधा बच्चा थंबनेल पे बर्बाद है, आधा बच्चा भीड़ का हिस्सा बनने से बर्बाद है। ठीक है, कि ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है हर शिफ्ट में 10 क्वेश्चन यहीं से। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है 25-20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन उनके एक वीडियो से आ जाएंगे, तो भैया पढ़ने की क्या जरूरत थी यार, उसी दिन देख लेते एक वीडियो हम, है ना। तो भैया दिखावे पे नहीं जाओ, हालांकि ये सत्य है जो दिखता है वही बिकता है ना, है ना। तो भैया दिखावे पे मत जाइए, है ना। आधा तो कंट्रोवर्सरी में बन के जो है मार्केट में बने हुए रहने चाहते हैं, उसमें भी बच्चे इसको शेयर उधर शेयर, अरे ये सर ने वो कहा, अरे इनमें उन्हीं का फायदा है, उनका तो वीडियो भी चल गया, कमाई भी हो गया, बाद में मार्केट में उनका पहचान भी बढ़ रहा है, तुम्हारा क्या, तुम्हारा तो टाइम पास हो रहा है ना, ये नहीं सोचोगे। खैर चलिए, सुबनसिरी और धनश्री नदियाँ असम राज्य में प्रवाहित होती है ना। प्रसिद्ध जाखम नदी ये राजस्थान में है, ये अलग से आपको पूछा जाता है, जाखम नदी, है ना, जाखम नदी। जुआरी नदी गोवा में बहती है, जुआरी नदी इसलिए पूछा जाता है कि जो मारमा गाँव होता है, एक्चुअली मारमा गाँव बंदरगाह जो है ना, ये आपके जुआरी नदी के मुहाना के पास है, जहाँ से इंडिया में आयरन ओर की सबसे ज़्यादा जो है निर्यात किया जाता है। इनके अलावा अजय नदी ये बिहार में है, अजय नदी,
है ना। कोसी नदी को बिहार का शोक, महानदी को उड़ीसा का शोक, ब्रह्मपुत्रा को असम का शोक कहा जाता है। तो ये शोक भी कभी कभी एग्जाम में खुशी दे देता है, ध्यान रखेंगे। कोसी नदी का ओरिजिन नेपाल क्षेत्र हो जाएगा, महानदी का छत्तीसगढ़ हो जाएगा और ब्रह्मपुत्रा का तिब्बत के मानसरोवर के समीप चेमाड्यूंग ग्लेशियर हो जाएंगे सर, है ना। चेमाड्यूंग ग्लेशियर हो जाएंगे, जहाँ पे उसे सांगपो कह लेते हैं तिब्बत के अंदर, और भारत के अंदर इसे दिहांग या सियांग कहा जाता है ना। और बांग्लादेश के अंदर इसे जमुना कहा जाता है ना। तो ये सब ध्यान रख लेंगे ब्रह्मपुत्रा का। इनके अलावा हाल में चर्चा का विषय रहा पुस्तक नाइफ होरोइंग टेल ऑफ रेसेंस एंड द फाइट ऑफ फ्री स्पीच नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सलमान रुश्दी साहब की नए एडिशन की किताब है। सलमान रुश्दी की प्रथम उपन्यास ग्रैमस 1975 में प्रकाशित हुआ था। 2000 बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सलमान रुश्दी की प्रथम उपन्यास। सलमान रुश्दी की अन्य पुस्तकों में मिडनाइट चिल्ड्रेन काफ़ी पूछे जाते हैं, द सेम, द सैटनिक वर्सेज, विक्ट्री सिटी, ये सभी जो है नए सीरीज की पुस्तक हैं। इनके वर्साटाइल राइटर हैं ये। अपने जो है टॉपिक वाइज का पेपर कटिंग आप देख रहे हैं, एक राइटर का एक जगह किताब। तो जो है आप लोग टॉपिक वाइज सेक्शन में जाके इस प्रकार की चीज़ों को कवर करेंगे, या फिर अगर आप कंटेंट बाय करते हैं तो वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज दिया जाता है, वहाँ से देख लीजिएगा कि भाई खिलाड़ी का अलग है ना। इसके अलावा जो है आपका नर्तक नर्तकी का अलग है, हीरो हीरोइन का अलग है, इंटरनेशनल लीडर का अलग है, राष्ट्रीय नेता का अलग है ना। तो वो अच्छा रहता है। निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय महोत्सव भी कहा जाता है? हम्पी महोत्सव जो कर्नाटक के अंदर होती है, इसे विजय महोत्सव भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो कभी कभी एग्जामिनर फुर्सत में ये भी पूछ लेते हैं भैया कि हम्पी का खंडहर किस राज्य में है, तो कर्नाटक आंसर लगा देंगे हम लोग। बिहार के प्रमुख त्योहार छठ पूजा, जैसे डाला पूजा भी कहते हैं, है ना, बिहार में 4 दिनों तक चलते हैं। देवता सूर्य या दीनानाथ की पूजा करी जाती है, इन्हें ध्यान रखेंगे। तेलंगाना की प्रमुख त्योहार बाथुकम्मा को फूलों का त्योहार कहा जाता है, और बाथुकम्मा में जो है देवी गौरी की पूजा की जाती है तेलंगाना के अंदर, ये ध्यान रखेंगे। नागालैंड के प्रमुख त्योहार हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। नागालैंड की संस्कृति को उजागर करने हेतु या बचाए रखने हेतु 2000 ईस्वी में, माफ कीजिएगा, ये 2000 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। प्रत्येक साल इसकी डेट फिक्स है 1 to 10 दिसंबर। इनके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी पशु मेला सोनपुर मेला, ये बिहार में लगती है, इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। इसी से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आगरा महोत्सव, इसी प्रकार का आगरा महोत्सव, है ना। काम्पील मेला, काम्पील मेला, काम्पील मेला, है ना, आपसे पूछा गया था। आपसे पूछा गया था ताज महोत्सव, ये सब कहाँ पे है? तो ये सब जो है उत्तर प्रदेश का मटेरियल है सर, है ना। आगरा महोत्सव नाम से स्पष्ट है, काम्पील मेला जैन धर्म के गुरु के नाम पे, ताज महोत्सव ये सब उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इनके अलावा जो मेथाराम यात्रा मेला है, जो इंडिया में सबसे बड़ा जनजातीय मेला, इंडिया के एशिया में मेथाराम यात्रा मेला, ये एशिया में सबसे बड़े जनजातीय मेला है, ये तेलंगाना के अंदर ही लगता है, ठीक है। तो ये कुछ ध्यान रख लेंगे। बाद बाकी चलते हैं आगे। असम में लगने वाली प्रमुख कामाख्या मेला पूर्व का कुंभ कहलाता है। कामाख्या देवी की मंदिर है असम के अंदर, जहाँ पे अम्बुबाची मेला लगता है। नहीं लिख पाए अम्बुबाची जी, असम में लगने वाला कामाख्या मेला, अम्बुबाची लिखिएगा यहाँ पे। इनके अलावा महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला पोला महोत्सव को धन्यवाद उत्सव भी कहा जाता है। पोला महोत्सव, देव दिवाली, मसान होली, ये सब बनारस में होता है सर। देव दिवाली हो गया, मसान होली हो गया, तो ये जो है बनारस के अंदर होते हैं। ये दिवाली के 15 दिन के बाद देव दिवाली होते हैं। लठमार होली उत्तर प्रदेश। देखो चरकुला डांस आपके एग्जाम में काफी आते हैं, चरकुला, चरकुला डांस, चरकुला, कजरी, ये सब जो है आपके उत्तर प्रदेश की मटेरियल है। चलते हैं आगे। इनके अलावा T20 क्रिकेट पुरुष का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किन 2 देशों के बीच खेली गई थी? गौर फरमाएंगे, यहाँ पे गलत होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जामिनर कर देता है, ठीक है भैया, है ना। एक सेकेंड, हाँ, तो T20 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किन 2 देशों के बीच हुआ था पुरुष वाला? तो ये हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। अब यहाँ पे समझेंगे क्रिकेट में पहला वर्जन किन 2 देशों के बीच खेला गया, अलग अलग वर्ड का अलग अलग आंसर हो जाता है। T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुआ था। प्रथम विजेता रहा था भारत,
है ना। T20 वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ है और इनके भी विजेता हैं भारत, उपविजेता है साउथ अफ्रीका और मैन ऑफ द टूर्नामेंट है जसप्रीत बुमराह। T20 महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी 2009 में। T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 जो है ये बांग्लादेश में होने से रह गया, मेरा ध्यान से उतर गया, ये बांग्लादेश में होने से रह गया। ये हुआ सर UAE के अंदर और यहाँ पे विजेता बन गया न्यूजीलैंड, है ना, न्यूजीलैंड, और उपविजेता बन गया साउथ अफ्रीका। इसे भी ध्यान रख लेंगे। ICC अंडर 90, है ना, T20 महिला वर्ल्ड कप का पहला एडिशन 2023 में साउथ अफ्रीका के अंदर खेली गई थी, जहां विजेता रहा था भारत, उपविजेता रहा था इंग्लैंड। ठीक है। इनके अलावा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच हुआ था। VVI करके रखेंगे इस बात को, क्योंकि इस क्रिकेट में आपको कहीं वर्जन नहीं दिख रहा है कि भाई कौन सा टेस्ट, ODI या T20, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है। खाली ये लिखा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट किन दो टीम के बीच हुआ था, तो आप कहेंगे अमेरिका और कनाडा के बीच। लेकिन वहीं पे अगर पहला टेस्ट मैच कहें या पहला ODI मैच कहें तो ये दोनों के दोनों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। ध्यान रहेगा ना, आराम से रखना ध्यान। स्वतंत्र भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में प्रथम कप्तान लाला अमरनाथ साहब थे, है ना। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक भी लगाए आज़ादी के बाद। इनके अलावा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच, है ना, भारतीय टीम का कप्तान अजित बाडेकर रहे थे, है ना। इनके अलावा T20 क्रिकेट में एक बॉलर 4 ओवर बॉलिंग करते हैं मैक्सिमम। T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता था भारत। ODI वर्ल्ड कप 1983 और 2011 में। अब T20 भी 2002 बार हो गया, 24 में भी हो गया। भारत ICC अंडर 90 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 5 बार जीते हैं। भारतीय क्रिकेट सबसे अधिक बार एशिया कप जीता है। तो ये कुछ क्रिकेट के लिहाज से आपका जो आंकड़ा है। जो बॉलिंग रेट है वो मैं पहले बता चुका हूँ, बॉलिंग रेट, है ना, बॉलिंग रेट जरूर याद रखना, टेस्ट में, ODI में और वनडे में। राजा कनिष्क की द्वितीय राजधानी कहाँ थी, तो ये मथुरा है। पहला पुरुषपुर या पेशावर हुआ करता था। भारत में सिल्क मार्ग की खोज जो है ये कनिष्क ने किया है, इन्हें भी ध्यान रखना है ना। सिल्क मार्ग की खोज जो है आपका कनिष्क ने किए हैं, इन्हें भी ध्यान रखना है। इसके अलावा, है ना, चौथा बौद्ध संगति का आयोजन जो कुंडलबन कश्मीर में हुआ था, ये कनिष्क के समय में हुआ था। हर्षवर्धन के प्रारंभिक राजधानी आपका थानेसर था, द्वितीय राजधानी कन्नौज हुए। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से वैशाली को स्थानांतरित कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर किए थे। ठीक है। इनके अलावा बंगाल के प्रथम नवाब मुर्शीद कुली खान ने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर दिया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दिया था। तो ये जो सेकेंडरी राजधानी वाले जितने भी क्वेश्चन हैं एक जगह कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है। इनके अलावा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित बातें को देखने को मिलती है। और 324 में, है ना, केंद्र सरकार के जो निर्वाचन आयोग है 324 से 329, तो यहाँ पे हम वो बात करते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग का उपबंध भारतीय संविधान के अंतर्गत 324 से 329 के बीच वर्णित है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार साहब हैं, जो एज इट इज हैं। चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों में लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, चुनावी पार्टी को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव वगैरह करवाना इत्यादि के लिए जिम्मेवार है। देखिए, राष्ट्र में वर्तमान में 6 ही जो है राष्ट्रीय पार्टी है ना। और ये राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनते हैं, राज्य स्तरीय पार्टी कैसे बनते हैं, या फिर मान्यता प्राप्त पार्टी कैसे बनते हैं, कि भाई पंजीयन तो है लेकिन चुनाव इत्यादि नहीं लड़ रहे हैं। तो इन सभी बातों का जो है ना, मैंने CGL मेंस क्लास नंबर 11 या 12 था उसमें मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है ना। नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत का चुनाव स्थानीय चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। स्थानीय चुनाव आयोग मतलब उस पार्टिकुलर राज्य का भी अपना होता है, वो करवाते हैं। अगर बिहार की बात है तो बिहार, उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन 280 अनुसार राष्ट्रपति साहब करते हैं। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग में अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है ना। वित्त आयोग कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है। कैसे पता किया, अब क्योंकि इसके लिए मुझे आर्टिकल दिख रहा है। और ये पंचवर्षीय निकाय भी होगा, क्योंकि ये 5 वर्षों के लिए होती है। 1+4 के रेशियो में सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं।
राज्यों में वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 243 आई के अनुसार राज्यपाल साहब करते हैं और केंद्र में राष्ट्रपति साहब करते हैं। केंद्र में अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यवादी जो भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, अर्थात जब तक चाहे, है ना। इसी प्रकार से राज्यों में 165 आर्टिकल के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, एडवोकेट जनरल। ये राज्य के अंदर सबसे बड़े जो है लीगल एडवाइजर, कानूनी अधिकारी होते हैं, कह सकते हैं, और ये भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। बिंबिसार ने किसे हराकर अंग जनपद को मगध में मिलाया था? तो ब्रह्मादत्त को हरा के अंग जनपद को मगध में मिलाया था। अंग जनपद की राजधानी चंपा होती है, ये भी काफी बार पूछे जाते हैं। जो 16 महाजनपद की बात हमने देखा है, अंगुत्तर निकाय में इस प्रकार की बातों का जो है आपको सम्मेलन देखने को मिलेगा। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने मगध की राजधानी राजगीर को बनाया था। महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए इन्होंने बिंबिसार अपने राजवैद्य जो है कौन बिंबिसार अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। कौन? बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार की हत्या जो है उनके पुत्र अजात शत्रु कर देते हैं और गद्दी संभालते हैं। अजात शत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। हर्यक वंश के इतिहास में पितृहंता वंश की संज्ञा दी गई है, क्योंकि अजात शत्रु की भी हत्या किए थे उनके पुत्र उद्यन। अजात शत्रु जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का अनुसरण किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना करी थी, है ना। और नंद वंश के प्रथम और आखिरी शासक भी पूछे जाते हैं, तो प्रथम हो जाएंगे महापद्म नंद और आखिरी हो जाएंगे धनानंद, ठीक है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना किए थे और आखिरी मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर, जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के द्वारा कैद किए गए और तभी से मुगल वंश समाप्त माना जाता है इंडिया के अंदर। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ, है ना। और गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है प्रो कबड्डी लीग को लेकर के कि सर आपने बताया कि पुनेरी पल्टन और हरियाणा स्टीलर्स फाइनल में गए और पुनेरी पल्टन विजेता रहे, है ना। यहाँ पे तो गूगल दिखा रहा है कि भाई हरियाणा स्टीलर्स पटना पायरेट्स को हराया। तो भैया जो बात है कि ऐसा है कि नॉलेज कम है। ये था भाई 10th सीजन जो आपके एग्जाम में आएंगे। अभी आपके एग्जाम में 11वां सीजन नहीं आ रहा है। 11वां सीजन 5 दिन पहले खत्म हुआ, एग्जाम में आ जाएगा। तो 10th सीजन 11वां सीजन जो है इसके जो है विजेता बने हैं आपका हरियाणा स्टीलर्स, है ना, पटना पायरेट्स को हरा करके, ठीक है। 2024 का फुल्ली होगा ये, चूंकि 2023 वाला भी प्रो कबड्डी लीग जनवरी फरवरी 2024 में कराया गया था, इसीलिए 23-24 लिखा हुआ है, ठीक है मेरे भाई। और जो 10वां एडिशन था इनके विजेता बने थे पुनेरी पल्टन। देखिए ये भी पीपी है, ये भी पीपी है। इस पीपी का मतलब है पटना पायरेट्स, जो इस बार अभी लेटेस्ट अभी 5 दिन पहले मतलब उपविजेता बने हैं। और यहाँ पे पीपी का मतलब है पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को हरा के 10वें सीजन का विजेता बने थे। आई होप क्लियर हो गया होगा जो भी बच्चे पूछे हो, है ना। डंडा नाच, इसकी शुरुआत 2014 में हुआ था भैया। कौन सा आपका प्रो कबड्डी लीग का। डंडा नाच या डंडा नाच नृत्य का एक रूप है जिसके किसी देवी देवता की कहानियों का वर्णन किया जाता है भगवान भोलेनाथ का। डंडा नाच उड़ीसा राज्य में की जाने वाली एक प्रकार का प्रमुख लोक नृत्य है। उड़ीसा राज्य के अन्य प्रमुख लोक नृत्यों में आएंगे तो गोटी पुआ, है ना, कोया, कोणार्क नृत्य महोत्सव, रजो पर्व, पैका नृत्य, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, धनु यात्रा, मयूरभंज का छऊ, रनप्पा नृत्य, घुमरा, दसकथिया, ये सभी के सभी उड़ीसा के जो हैं या तो लोक नृत्य है या फिर त्योहार हैं। उड़ीसा की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में ओडिसी हैं, या आपके भगवान कृष्ण की या जगन्नाथ की पूजा होती है। तमिलनाडु में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार थाईपुसम में भगवान मुरुगन की पूजा होती है। तमिलनाडु के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम में भगवान शिव की पूजा होती है। भरतनाट्यम को देखिए सादिर अट्टम भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, सादिर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके तत्व में अलुरप्पू, जाति स्वरम, शब्दम, तिल्लाना कई पार्ट में बांटे गए हैं इनके एलिमेंट्स, है ना। इनके शारीरिक भाव का जो बताया हूँ, अम्भंग, संभंग, त्रिभंग जो मुद्रा है ना, ये ध्यान रखेंगे। केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम, भगवान विष्णु स्वरूप की आराधना, और ये जो है इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है और सिर्फ महिलाएं पार्टिसिपेट करती है। केरल के प्रथम त्योहार प्रमुख त्योहार ओणम, राजा महाबली या भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। 10 दिन का त्योहार है ये ओणम, और बेल्लमकली बोट रेसिंग की प्रतियोगिता इसी त्योहार में की जाती है। तेलंगाना की प्रमुख त्योहार बाथुकम्मा, देवी गौरी की पूजा होती है, फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। लद्दाख के प्रमुख त्योहार हेमिस, बुद्ध गुरु पद्म संभव
अनुभव को याद किया जाता है हेमिस त्यौहार में। हेमिस नेशनल पार्क भी है, लद्दाख के अंदर ही है, जहाँ पे स्नो लियोपर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला नव वर्ष को नवरेह कहते हैं। इसमें देवी सारिका की पूजा की जाती है। बिहार में मनाया जाने वाला छठ पूजा ऊपर में बता दिए थे, सूर्य देवता, और 4 दिन तक चलती है। ठीक है। इनके अलावा महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला पोला महोत्सव, ये बैल की पूजा की जाती है। तमिलनाडु में पोंगल, सूर्य और गाय की पूजा की जाती है, और ये मकर संक्रांति के समय में जो है मनाया जाता है। किस ईंधन को जैविक सेल भी कहा जाता है? तो कोयला को जैविक सेल कहा जाता है। कोयला जो कार्बन का एक अपरूप है, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट, ये सबसे अधिक जो है आपका उष्मीय मान वाला कोयला होता है ना, ये सबसे अधिक अच्छा कोयला होता है, और सबसे घटिया कोयला पीट होता है ना। सबसे अधिक उष्मीय मान वाला बता दिया अभी। इनके अलावा लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है, ब्राउन कोल कहा जाता है लिग्नाइट को। भारत में सबसे अधिक कोयला उत्खनन वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में की जाती है, लेकिन भंडारण की बात आएगी तो झारखंड में प्रॉपर है। प्रसिद्ध गोंडवाना कोयला क्षेत्र, ये दामोदर घाटी में है। गोंडवाना, दामोदर घाटी है ना, दामोदर घाटी। इनके अलावा भारत में समूचे बिजली उत्पादन में जो है लगभग 3 हिस्सा कोयला निर्मित है, ध्यान रखेंगे। एंजाइम को जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है, और अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं। इनके अलावा जो चट्टान का रूपांतरण है, ये मैंने आपको बता दिया है कि भाई किस प्रकार से अग्नेय टूटता है तो क्या बनता है, और किस प्रकार से फिर जो है ये साइकिल रोटेट होता रहता है ना। क्लास देखिएगा तब समझ में आएगी, जुड़े रहेंगे तब समझ में आएंगी। 6 महीना आप दे दो, मैं आपको जीके दूंगा, जीके में है ना बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट दूंगा। भारतीय राज्य असम की सीमा कुल कितने राज्यों के साथ लगते हैं? 7 भैया, 7। असम राज्य की जो सीमा है वो 7 जगह लगती है। असम की सीमा नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, इतने राज्यों के साथ लगते हैं। साथ ही इंटरनेशनल सीमा की बात करेंगे तो भूटान और बांग्लादेश से लगती है। असम को पहले कामरूप और प्राग ज्योतिषपुर भी कहा जाता था। ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, सीजीएल लेवल के एग्जाम में पूछते हैं ये प्राग ज्योतिषपुर। इनके अलावा हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी असम के जोरहेट में स्टैचू ऑफ वेल्लूर का उद्घाटन किया था। इनके अलावा भारत में सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य है अपना योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र उत्तर प्रदेश। ये 8 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। दिल्ली हो गया केंद्र शासित प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 8 गो राज्य। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नेपाल आ जाएगा इसका, ये उत्तरवारी साइड है ना, यहाँ पे है आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ पे, और इधर है नेपाल, है ना। इनके अलावा भारत की सबसे अधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, कितना? 4096.6 किलोमीटर। इसकी सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। बांग्लादेश की भाषा बंगाली हो जाएगा, अफगानिस्तान की भाषा पूछे जाते हैं दारी या पश्तो हो जाएगा, दारी या पश्तो हो जाएगा अफगानिस्तान की भाषा, है ना। इनके अलावा भारत का जलीय पड़ोसी देश मालदीव और श्रीलंका है। श्रीलंका में सिंहली और तमिल भाषा बोली जाती है। मालदीव में दिब्येही भाषा बोली जाती है। मालदीव एशिया की सबसे छोटी कंट्री है क्षेत्रफल के हिसाब से, है ना। इनके अलावा दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश अपने आप में कनाडा है। इनके अलावा दुनिया में सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश चाइना है, जो 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के संस्थापक BR शिंदे साहब हैं, है ना। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में किया गया था बॉम्बे के अंदर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा मुंबई के अंदर किया गया था। भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले साहब के द्वारा बम्बई में ही किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। आप देखेंगे प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा जो समाज सुधारक या फिर जो संस्था वगैरह का उद्घाटन या फिर निर्माण हुए, ज़्यादातर आप देखेंगे कि बॉम्बे में किया गया था, है ना। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। VVI कर लेंगे, जनरली बच्चे इसे याद नहीं करते हैं, और अगर आप याद करके बना दिए तो आप प्लस में रहोगे, है ना। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में आगरा में शिवदयाल साहब के द्वारा किया गया था। और वहीं पे मैंने एक धर्म सभा भी बताया था, धर्म सभा जो है राधाकांत देव ने किए थे, तो उन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों का नाम थोड़ा बहुत मिलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में विवेकानंद साहब के द्वारा किया गया था। इनके अलावा
सोयाबीन के तेल में कौन सा अम्ल पाई जाती है? देखिए पहले भी पढ़ाया हूँ किसी अन्य क्लास में, और ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल एग्जामिनर जो है ये तेल में कौन सी अम्ल पाई जाती है पता नहीं उनको कौन सा लगाव हो गया पूछते हैं, लगता है उनको माथा में तेल लेना है। ठीक है, तो ये भैया लिनोलेनिक एसिड है ना। सोयाबीन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है जिसमें 40% मिलेगा। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है ना, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सरसों के तेल में यूरोसिविक एसिड पाई जाती है। सरसों जो है रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, है ना। सोडा वाटर या जो भी ठंडा पेय पदार्थ है वहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बनिक एसिड देखेंगे, इनका सूत्र भी होता है H2CO3। नारियल मिल्क में लॉरिक एसिड पाए जाते हैं। भारत के दक्षिणी राज्य जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पे क्या नारियल वगैरह की खेती अच्छी होती है, बीचेस है ना। शराब में एथेनॉल या एथिल एल्कोहल पाई जाती है। जब यही एथेनॉल या एथिल एल्कोहल मिथिल एल्कोहल में बदल जाती है तो सीधे आदमी ऊपर चले जाते हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल पाई जाती है 4 से 8% तक। सिरका को लोग घरेलू इस्तेमाल करते हैं खाने में टेस्ट बढ़ाने के लिए, खास करके चाइनीज व्यंजन में बहुत इस्तेमाल करते हैं। आप देखे होंगे जो चाइनीज कढ़ाई बनाते हैं, जो चाइनीज के स्टॉल पे बनाते रहते हैं, है ना, बनाएंगे कम इसको ठोकेंगे ज़्यादा करछुल से, तो इसमें जब डालते हैं ना एक लिक्विड तो आग निकलता है ना, देखते होंगे आप, है ना। तो वहाँ पे इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, स्वास्थ्य के लिए उतना भी अच्छा नहीं है। जैतून का तेल ओलिक एसिड पाई जाती है ना। पालक का पत्ता और अन्य घास फूस में ऑक्जेलिक एसिड और बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। और खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। गेहूं में ग्लूटामिक अम्ल पाई जाती है, रबी फसल के अंतर्गत आती है गेहूं। चींटी के डंक या मधुमक्खी के डंक में आपका फॉर्मिक एसिड पाए जाएंगे। खट्टे फल जैसे नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली वगैरह में टार्टरिक अम्ल पाए जाएंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति साहब, है ना। और स्वतंत्रता दिवस पे प्रधानमंत्री साहब, तो इन दोनों का ज़्यादा रहता है। गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति साहब ओवरऑल, और जो स्वतंत्रता दिवस है उन पे प्रधानमंत्री साहब ओवरऑल लाल किला में, है ना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला पर झंडा प्रधानमंत्री फहराते हैं। पहली बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किला के लाहौरी गेट, जो पश्चिमी गेट है, वहाँ पे झंडा फहराने का कार्य किए थे। और पहली बार स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस दोनों में जो शहनाई वादन का कार्य किए थे वो बिस्मिल्लाह खान साहब किए थे। पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो है आपका माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे गणतंत्र दिवस के अवसर पे राष्ट्रपति दिल्ली में कर्तव्य पथ पे ध्वज फहराते हैं। अच्छा, लाल किला में स्वतंत्रता दिवस पे PM और गणतंत्र दिवस पे कर्तव्य पथ, जिसे अपन राजपथ कहते थे पहले, वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट, है ना। पहले गणतंत्र दिवस पे आए थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो, ध्यान रखेंगे, वो भी पूछा जाता है। राष्ट्रपति केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। इनके अलावा राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, चाहे तो लोकसभा और राज्यसभा हो, लेकिन प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के मुखिया होते हैं। इनके अलावा वर्तमान स्वरूप में तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया गया था। देश के बाहर सबसे पहले झंडा फहराने का कार्य मैडम रुस्तम भिखाजी कामा 1907 स्टुटगार्ट जर्मनी में करी थी। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन आए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति। और 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के जो चीफ गेस्ट होंगे ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे, है ना। भारत में शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था आपका 1878 में। शस्त्र अधिनियम 1878 लीटन के समय आया था, है ना, जो बिना लाइसेंस कोई भी हथियार नहीं रख सकता था। ये नियम आज भी कहीं ना कहीं लागू है, हालांकि संशोधन के साथ। इनके अलावा लीटन के समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 आया था, है ना। ये जो है पत्रकारिता को बढ़ावा देने से रोकने के लिए अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की समाप्ति रिपन के समय में हो गया था। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के 3 चरणों में विभाजित किया गया है। 1885 से 1905 तक प्रथम चरण ये राष्ट्रवादी का, है ना, जो कांग्रेस की स्थापना से लेके 1905 तक, है ना, बंगाल विभाजन तक। बंगाल विभाजन से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड तक दूसरा चरण, और तीसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से आज़ादी तक। तो 3 चरणों में जो है हम अपने कार्यकाल को बांटते हैं। प्रसिद्ध द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच लीटन के समय ही हुआ था, लीटन। इनके अलावा ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शैली है? ठुमरी हो गया तो ये कथक से है। कथक उत्तर भारत के जो है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। अगर उत्तर भारत में रहेगा तो उत्तर प्रदेश भी रहेगा, है ना, जिसमें बनारस घराना, लखनऊ घराना के मैक्सिमम कलाकार होते हैं। कथक नृत्य के प्रमुख कलाकारों में नालनी, कमालिनी अस्थाना, समा भाटे, सरस्वती सेन, सरस्वती है एक्चुअली, सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज,
पंडित रामलाल बरेठ, पंडित शंभू महाराज, ये सभी क्या हैं, ये सब जो है कथक नृत्य से संबंधित हो जाएंगे। गुरु केलुचरण महापात्रा नहीं दिख रहा है कहीं पे, है ना, तो गुरु केलुचरण महापात्रा को लिख लीजिए भैया ना, माफ कीजिए, केलुचरण महापात्रा तो चले जाएंगे ओडिसी में। ये बिरजू महाराज नहीं दिख रहे हैं। हाँ भैया, इतने बड़े हस्ती अब हमारे बीच भले ना हो, लेकिन इस नृत्य में जो है ये सबसे महारत हासिल किए हुए कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज। और जो महापात्रा साहब हैं ओडिसी में हैं, सेम अपने अपने फील्ड में हैं। इनके अलावा भामाकल्पम नामक नाट्य कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, सत्यभामा पे दर्शाया गया है। जोगई और चोलम मणिपुरी के 2 पार्ट होते हैं। सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है जो भक्ति आंदोलन से प्रेरित है और शंकर देव के द्वारा स्टार्ट किया गया था, असम का है। ध्रुपद, ख्याल, तराना ये सब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैलियां होते हैं। ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को कहा जाता है। कर्नाटक संगीत की महारानी एम सुब्बा लक्ष्मी को कहा जाता है, जिन्हें संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले 1998 में जो है भारत रत्न दिया गया था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी, तो अंजू बेबी जॉर्ज ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली महिला हुई थी। इनके अलावा ओलंपिक में प्रथम पदक विजेता भारतीय महिला कर्नो मल्लेश्वरी 2000 में सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल, है ना। पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला दीपा मलिक। अब पैरा ओलंपिक में प्रथम गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला अबनी लखेरा। और 2 गो लगातार पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली महिला तो भी अबनी लखेरा। अंजू बेबी जॉर्ज का संबंध एथलेटिक्स लंबी कूद से है ना। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 2023 हंगरी में भाला फेंक के एकमात्र गोल्ड भारत को दिलाया। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला एन लम्सडेन 1961 है, हॉकी के हैं ये, है ना। इनके अलावा अर्जुन पुरस्कार 2023 है ना, ये 26 खिलाड़ी को दिया गया था और 2024 के लिए 32 खिलाड़ी को दिए जाएंगे, ऐसा घोषणा हो चुका है। कॉमनवेल्थ गेम में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली प्रथम महिला रूपा उन्नीकृष्णन गोल्ड, और प्रथम गोल्ड कॉमनवेल्थ में दिलाए थे कार्डिफ के अंदर मिल्खा सिंह साहब। 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाली पीवी सिंधु, और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला मनु भाकर। तो ये थे जो है आज का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का अगर अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देंगे हो सके तो, है ना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर कंटेंट चाहिए तो आप कंटेंट को बाय कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। शाम को सीजीएल मेंस वाली भी क्लास पूरा कोशिश करूंगा कि आए, ठीक है, तो वो भी अटेंड कीजिएगा।